वेरी गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम है विवेक पांडे। बहुत बहुत स्वागत है बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी हम यहाँ पे जुड़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, सारे बच्चे एक बार कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सारे बच्चे आवाज आ रही है, एक बार काइंडली एश्योर मी कि ऑडियो एंड वीडियो ओके। नाउ वी कैन कंटिन्यू द सेशन। बिहार बिजली विभाग भर्ती आ चुका है और उसकी तैयारी में आप लग भी चुके हैं। अब वहाँ पे कंप्यूटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपको अच्छे सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका बेस्ट तरीका होगा आप पहले फंडामेंटल चीज़ों को समझ लीजिए और फिर उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर आप इस एग्जाम की जब हो रही थी तो उस समय किस तरह के सवाल हैं वो आपको पूछे गए थे, किस टाइप के सवाल हैं वो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा जो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और देखते हैं कि किस तरह के सवाल हैं। जो सारे बच्चे को एक बार कनेक्ट हो जाइए अपनी और वीडियो को शेयर कर दिए ताकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो पाए और इस वीडियो को देख पाए। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन। वेरी गुड इवनिंग सौरभ, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या पूछा जा रहा है। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये था, इन विंडोज एमई व्हाट डज एमई स्टैंड फॉर। विंडोज एमई हम लोग बात करते हैं, विंडोज एक्सपी के बारे में भी बात करते हैं, विंडोज एनटी के बारे में बात करते हैं। तो आपसे ये पूछा गया जब विंडोज एमई जिसको जो 2000 में वर्जन आया था, एमई का मतलब क्या होता है। विंडोज एमई का मतलब होता है मिलेनियम एडिशन। प्यारे बच्चों आपको विंडोज के अलग अलग वर्जन पता होंगे, जैसे विंडोज 95 होता है, 98 होता है, ठीक है। विंडोज 2000 आया, उसी का नाम पड़ा एमई, उसी को नाम पड़ा एमई। फिर विंडोज एक्सपी आया, एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद एक विंडोज एनटी भी होता है, एनटी का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी या नेटवर्क भी होता है। तो एनटी का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी या नेटवर्क भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एमई का मतलब क्या हो गया, एमई का मतलब हो गया मिलेनियम एडिशन, मिलेनियम एडिशन। तो एक बात तो क्लियर है, विंडोज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये उसके वर्जन से क्वेश्चन है। तो वर्जन एक बार दिमाग में रख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन टकरा रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है व्हेन एक्सपी रिलीज्ड इन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विंडोज एक्सपी है कब रिलीज हुआ था। विंडोज एक्सपी का मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एक्सपी का मतलब है एक्सपीरियंस, जो 2001 में इसको रिलीज किया गया था। तो यहाँ पे आपको पूरा विंडोज के रिलीज वर्जन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इस चीज को आप याद रखिएगा कि सबसे पहले विंडोज 85 में आया था मेरा विंडो 1.0, 92 में आया था 3.1, 95 से ऑफिशियली आ चुका था मेरा, 95 में मेरा विंडोज 95 आया था। फिर 98 बीच में मिस है, 98 भी आया था जो 98 के आसपास आया था। एक्सपी है वो 2001 में आया था। फिर मेरा विंडो विस्टा है 2006 में आया था, विंडोज विस्टा। फिर विंडोज 7 आया था एक्सपी, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर विंडोज एक्सपी था। विंडोज एक्सपी बहुत पॉपुलर वर्जन था, आपने ये सुना भी होगा। मतलब ग्लोबलाइज सबसे ज़्यादा विंडोज़ को किया है तो विंडोज एक्सपी किया। वैसे हर वर्जन का अलग अलग खासियत है। तो उस प्रकार से अगर हम बात कर रहे हैं तो अब अगला मेरा आपके पास देख पा रहे हैं विंडोज एक्सपी है, विंडोज 7 आ चुका है 2009 में, विंडोज 8 आया था। विंडोज 8 के बाद एक विंडोज 8.1 भी आया था, 8.1। विंडोज 10 आया, विंडोज 11 भी है, वो अभी लेटेस्ट हमारा चल रहा है, ठीक है। विंडोज 11 है वो मेरा लेटेस्ट आपका चल रहा है। तो ये हो गया इसके बारे में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो ठीक है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ विंडोज 11 के बारे में, वो कब रिलीज हुआ था। विंडोज 11 अभी हमारा 2021 में आया था, ठीक है। 2021 में आया था, 2021 में मेरा विंडोज 11 मेरा आया था। ये अभी हमारा लेटेस्ट चल रहा है। तो ये सब हो गया अक्टूबर खासा, हाँ 5 अक्टूबर 2021 में विंडोज 11 मेरे को देखने को मिला था। तो ये इसके बारे में हो गया। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो कौन सा प्रोडक्ट कब आया था, किस ईयर में आया था, ये दिमाग में रखे। हो सकता है कि इस बार आपको स्पेसिफिक डेट पूछा जाए, यूज क्या होता है, कौन कितने बिट पे काम करता है, ऐसे सवाल। मतलब फंडामेंटल ही आपसे जानकारी पूछा जा रहा है, ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये दिमाग में रख लीजिएगा आप विंडोज के सारे वर्जन के बारे में। 3.1 है जहां से ज्यादा ग्लोबलाइज हुआ था। उसके बाद 95 आया, 98 आया, ठीक है। 98 के बाद मेरा यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि विंडोज 2000 आया, जिसको एमई बोला गया था, ठीक है। यही मेरा एमई था। उसके बाद मेरा एक्सपी आया, एक्सपी के बाद विस्टा आया, ठीक है। विस्टा के बाद 7 आया, एक्सपी के बाद विस्टा आया, विस्टा को इनहेंस करके विंडोज 7 बना, 8 बना, 8.1 आया, विंडोज 10 आया, और विंडोज 10 के बाद विंडोज 11। एक जानकारी और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक कौन सा ब्राउजर किस वर्जन में काम करता है। तो आपको याद रखना होगा कि विंडोज 10 के बाद से जो वर्जन आया था, यहाँ पे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर हम लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एज का इस्तेमाल करते थे। तो विंडोज 10 से चीजें जो स्टार्ट हो गई थी वो एज के फॉर्म में स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये याद रखिएगा, एज है जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है,
डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, ये आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा, ठीक। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैकग्राउंड ऑफ अ स्क्रीन इज नॉन एज, स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? ये आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है ना, इसके बैकग्राउंड को हम लोग क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो विंडोज के बिल्कुल एप्लीकेशन कहते हैं। बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन, किसी भी स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ये सवाल आपसे पूछा गया, बहुत खूबसूरत सा सवाल है। क्या होगा जवाब, आप मुझे यहाँ पे दे सकते हैं। व्हाट विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। व्हाट विल बी द राइट आंसर, बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज नॉन एज, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, ठीक है। कोई जवाब, बिल्कुल सही जवाब। उसको हम लोग डेस्कटॉप, पूरा नाम इसका होता है डेस्कटॉप वॉलपेपर, नहीं फ्रेम नहीं कहेंगे उसको, डेस्कटॉप वॉलपेपर कह सकते हैं, या फिर आप उसको डेस्कटॉप पिक्चर भी कह सकते हैं, या डेस्कटॉप इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप इमेज पूरा कहिए, डेस्कटॉप वॉलपेपर कहिए, दैट इज द राइट थिंग, ठीक है। डेस्कटॉप वॉलपेपर हम लोग जो देखते हैं ना, वो वाला पार्ट है वॉलपेपर, हम लोग ये बोलते हैं डेस्कटॉप में वॉलपेपर लगा हुआ है। यही अगर लिखा रहेगा कि स्क्रीन के रेक्टेंगल एरिया को क्या कहते हैं, तो आंसर आपका विंडोज होगा। अगर रेक्टेंगुलर एरिया लिखा रहेगा तो विंडोज आंसर होगा। लेकिन वही अगर आपका पूछा जाए कि बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन, तो पूरा होता है डेस्कटॉप इमेज बोलिए, डेस्कटॉप पिक्चर्स बोलिए, या वॉलपेपर, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो राइट आंसर मेरा यही हो गया, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या होता है, जो भी ऐप सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसको एप्लीकेशन, जैसे एमएस ऑफिस एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, ये सब मेरा क्या है, ये सब एप्लीकेशन है। वीएलसी हो गया, ये सब मेरा एप्लीकेशन। अगला पॉइंट क्या है मेरा, फ्रेम। फ्रेम कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं फ्रेम कहने का मतलब कुछ नहीं, नथिंग, जो आपका इमेज जो बनता है बहुत सारे फ्रेम से जुड़ता है, तो ये विंडोज का पार्ट नहीं होगा, ठीक है, ये विंडोज का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यू। रीस्टार्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं रीस्टार्ट के बारे में, अगर हम बात करते हैं रीस्टार्ट के बारे में, तो रीस्टार्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल आसान आसान। अगर हम बात करते हैं तो अल्ट कंट्रोल डिलीट है, अल्ट कंट्रोल डिलीट है जो रीस्टार्ट करने का काम करता है, अल्ट कंट्रोल डिलीट है जो रीस्टार्ट करने का काम करता है। अब ये बात समझिएगा, कंप्यूटर को स्टार्ट हम लोग करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने को हम लोग बूटिंग कहते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने का हम लोग बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो प्रकार का होता है, एक मेरा कोल्ड बूट होता है और एक मेरा वार्म बूट होता है। एक कोल्ड बूट होता है, एक वार्म बूट होता है। कोल्ड बूट को हम लोग स्टार्ट कहते हैं, कोल्ड बूट को स्टार्ट कहते हैं, वार्म बूट को हम लोग रीस्टार्ट कहते हैं, वार्म बूट को हम लोग रीस्टार्ट कहते हैं। तो वही पूछा गया है, तो क्या होगा, अल्ट कंट्रोल डिलीट होगा जो किसी को रीस्टार्ट करने का शॉर्टकट की होगा। सारे बच्चे आंसर करेंगे, काइंडली आंसर करेंगे, अगर आ रहा है तो दैट इज गुड, नहीं आ रहा है तो भी आप ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। तो एक मामला क्लियर है कि विंडोज से क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा बन रहा है, तो विंडोज को बहुत तगड़े से पढ़िएगा। विंडोज का शॉर्टकट की थोड़ा सा, जैसे F1 का क्या होता है, हेल्प के लिए होता है, फुल स्क्रीन के लिए F11 होता है, ऐसे करिए। आपको मिनिमाइज के लिए कंट्रोल F9 होता है। तो ऐसे करके विंडोज के जो शॉर्टकट की हैं वो दिमाग में रखना है। अभी तक जितना क्वेश्चन आप देख रहे हो सारा विंडोज से ही घूम फिर के आ रहा है, तो विंडोज का महत्व है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विंडोज एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है, ये ऑलरेडी अभी चर्चा कर चुके हैं कि एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी स्टैंड फॉर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, एंटी का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। एंटी का मतलब क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी इज द फुल फॉर्म ऑफ एंटी। एंटी का मतलब क्या हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी। क्लियर है, सारे बच्चे श्योर करेंगे यस सर वी आर गेटिंग द पॉइंट। एंटी का मतलब हो गया न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक। वेरी गुड इवनिंग। तो एंटी का मतलब क्या हो गया, तो एंटी का मतलब हो गया न्यू टेक्नोलॉजी इज द फुल फॉर्म ऑफ एंटी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला क्वेश्चन क्या है, पासवर्ड इनेबल यूजर टू, पासवर्ड यूजर को इनेबल करता है किस पॉइंट है, पासवर्ड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग पासवर्ड इनेबल करते हैं, थोड़ा सा सेशन को शेयर कीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पासवर्ड इनेबल्स यूजर टू गेट इनटू द सिस्टम क्विकली, मेक इफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, या रिटेन कॉन्फिडेंशियल ऑफ फाइल। हम लोग क्यों पासवर्ड डाल के रखते हैं, ये आपसे पूछा गया। हम लोग डालते हैं हर जगह पासवर्ड, मोबाइल में पासवर्ड, अपने ऐप में पासवर्ड, हर जगह पासवर्ड। तो ये पासवर्ड मुझे क्या इनेबल करता है, ये आपसे पूछा गया। तो पासवर्ड इनेबल करता है रिटेन कॉन्फिडेंशियल्स ऑफ फाइल्स, ठीक है। कॉन्फिडेंशियल ऑफ फाइल्स को ये रिटेन करने का काम कर रहा होता है, ठीक है, रिटेन करने का काम कर रहा होता है, दैट इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफ फाइल। ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। ये हो गया रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स, वो मेरा हो गया क्या, ठीक है, वो मेरा हो गया, ठीक है। चलिए, तो रिटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स है, ये मेरा इसका पार्ट हो गया। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लाइक अ वायरस इट इज अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम, इट इज ऑल्सो प्रोग्राम थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। इसमें जो है अब वायरस की तरह ही है और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, ये पूछा गया है, ठीक है, दो तरह से पूछा गया है। इट इज ऑल्सो प्रोपगेट थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि पहला पार्ट क्या है, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो सेल्फ रिप्लिकेटिंग के बारे में बात बोला गया है? इट इज ऑल्सो प्रोपगेट थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क से प्रोपगेट होता है, यानी एक जगह से दूसरा जगह पे जाता है, ठीक है। अब देखो लाइक अ वायरस बोला है ना, तो आंसर यहां पे मेरा होगा वॉर्म, ठीक है। अब बात समझिएगा, वायरस है मेरा, मैं वायरस के बारे में बात करता हूं, मैं वॉर्म के बारे में बात करता हूं, या फिर मैं एक और होता है ट्रोजन हॉर्स होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तो ये तीनों में एक समानता क्या है, एक तीनों में समानता यही है, ये तीनों में समानता यही है कि ये तीनों मालवेयर का एग्जांपल है, ये तीनों मालवेयर का एग्जांपल है, ये तीनों में समानता। अब मालवेयर क्या होता है? दुनिया का कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया था उसे हम लोग मालवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, तो ये वायरस हो गया, ये वॉर्म हो गया, और ये मेरा ट्रोजन हॉर्स हो गया। वायरस क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो फाइल को अटैच करता है। एक वायरस क्या हो गया? एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी फाइल के साथ अटैच होकर आता है, उसको हम लोग वायरस कहते हैं, ठीक है। यानी इसका मकसद क्या होता है, ऐसे इसको समझिएगा, वायरस एक ऐसा मालवेयर है जो किसी फाइल के साथ अटैच होकर आता है और आपके फाइल को स्लो डाउन करता है, वो मेरा वायरस हो गया। वॉर्म क्या हो गया? वॉर्म क्या है? जो रिमोटली आपके कंप्यूटर में आता है, ठीक है। रिमोटली कहने का मतलब डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा, दूर से ही करेगा, बिना होस्ट फाइल का आपके कंप्यूटर को जो नुकसान पहुंचाए उसे हम लोग वॉर्म कहते हैं। और इसका मकसद होता है कंप्यूटर को स्लो डाउन करना, इसका मकसद होता है फाइल को करप्ट करना, इसका मकसद होता है कंप्यूटर को स्लो डाउन करना। और ये दोनों है सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। और ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मालवेयर है जो वर्क एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर कहने का मतलब यहां पे तो है जो अवैध सॉफ्टवेयर की तरह, मतलब लगेगा कि आपको वैध है लेकिन वैध ना होकर वो अवैध सॉफ्टवेयर होता है, वो मेरा ट्रोजन हॉर्स होता है। तो प्रिटेंड टू बी लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर ऐसा शब्द लिखा रहे तो आंख बंद करके ट्रोजन हॉर्स पे टिक कीजिएगा। और ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग नहीं होता, इसका मकसद होता है डेटा को चोरी करना, आपका पासवर्ड चोरी करने वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों का अंतर समझ में आ गया। ये फाइल करप्ट करेगा, ये आपका कंप्यूटर को स्लो डाउन करेगा, और ये आपके मतलब डेटा को इंफॉर्मेशन को चोरी कर रहा होगा। स्पाईवेयर क्या होगा? स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर है, स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर होता है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर होता है बेसिकली। ये क्या करता है, अगर ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर है, अगर ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया तो आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चोरी करके किसी और को ट्रांसफर कर रहा होगा, उसे हम लोग स्पाईवेयर कहते हैं। ये एक ऐसा मालवेयर जो आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चोरी करके किसी और को ट्रांसफर कर रहा होगा, उसे हम लोग मालवेयर इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, मालवेयर कहते हैं, वो मेरा हो गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया मालवेयर के बारे में। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। अगला क्या है? क्रैकर, इससे रिलेटेड नहीं। फिशिंग क्या होता है इसके बारे में समझिए। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होता है। फिशिंग एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होता है जो आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। अब ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे आपका बैंक डिटेल वगैरह, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डिटेल एक्सेस करेगा, उससे हम लोग फिशिंग कहेंगे। फिशिंग एक ऐसा फ्रॉड होता है, अगर ये आपके साथ हुआ है तो आपका क्या होगा कि आपने देखा होगा बहुत बार आपको फोन आता है कि सर अपना अकाउंट डिटेल दीजिए, आप इतना लॉटरी जीत चुके हैं, डॉलर जीत चुके हैं। ये आपका फिशिंग है। फिशिंग दो तीन तरह से किया जाता है। एक मेरा होता है ईमेल फिशिंग, जिसमें आपको ईमेल आता है कि भाई आप इतना जीत चुके हैं, आपको एक लॉटरी जीत चुके हैं, बस अपना अकाउंट डिटेल दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा भेजें, तो वो मेरा हो गया ईमेल फिशिंग। अगला मेरा क्या होता है, अगर हम बात करते हैं ईमेल फिशिंग के बाद मेरा हो जाता है, उसके बाद होता है एक होता है कॉल के थ्रू। तो जो कॉल के द्वारा आपके साथ फ्रॉड होता है ना, उसको कहा जाता है विशिंग, भी से विशिंग मतलब जो कॉल से हो रहा है। और एक होता है एसएमएसिंग, जो आपको एसएमएस करके करता है, वो मेरा क्या हो गया, उसको मेरा हो गया वो एसएमएसिंग हो गया, दैट इज कॉल्ड द एसएमएसिंग। वो किसका पार्ट हो गया, तो वो मेरा एसएमएस का पार्ट हो गया। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो याद रखिए, एक और नया आजकल चला है, इसको कहते हैं स्पेयर फिशिंग। स्पेयर फिशिंग में क्या होता है कि जो फ्रॉड जो होता है ना, वो हमारे आपके साथ नहीं होगा, किसी कंपनी के सीईओ के साथ होगा, किसी कंपनी के डायरेक्टर के साथ होगा। तो आपने ऐसा फ्रॉड सुना होगा जो किसी के कंपनी के डायरेक्टर वगैरह से किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फिशिंग। तो तीनों समझिएगा, फिशिंग ऑनलाइन फ्रॉड है जो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस करता है, जैसे बैंक डिटेल वगैरह। आपका स्पाईवेयर हो गया कि ऐसा मालवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया तो आपके कंप्यूटर का डेटा चोरी करके किसी और को ट्रांसफर करेगा बिना आपकी जानकारी का, उसे हम लोग स्पाईवेयर कहते हैं। वॉर्म हो गया जो आपको एज ए वॉर्म हो गया जो बिना अटैच होकर यानी बिना होस्ट फाइल का आपको नुकसान पहुंचाता है, वो मेरा वॉर्म हो गया। क्रैकर्स वगैरह ये सब हो गया इस पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लास्ट 3 लेटर ऑफ द डोमेन नेम। डोमेन नेम का जो 3 लास्ट लेटर होता है वो क्या बताता है? डोमेन नेम पहले क्या, उस पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
तो अगर आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसा मतलब अगर मान लीजिए मेरा वेबसाइट क्या है www.adda247 www.adda247.com। तो ये जो कॉम है इसी को हम लोग कहते हैं डोमेन नेम, ये कॉम है इसी को हम लोग कहते हैं डोमेन नेम, ठीक है। तो कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, ये हो गया मेरा कॉम का मतलब है कमर्शियल, यानी कि जो प्रॉफिटेबल साइट होता है उसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल। और जो .org होता है उसका मतलब है नॉन प्रॉफिटेबल साइट, वो मेरा होता है जो नॉन प्रॉफिटेबल साइट होता है उसको हम लोग .org कहते हैं, ठीक है। जो नॉन प्रॉफिटेबल साइट है उसको हम लोग .org कहते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। तो .org, उसके बाद होता है .mil हो गया यानी कि मिलिट्री, .mil हो गया यानी कि मिलिट्री हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं .gov हो गया यानी कि गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं .mil हो गया, .gov हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं MIL हो गया, GOV हो गया, और हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम होता है जैसे कि .in भी कहीं आप लोग दें, ये IN फॉर इंडिया यानी किसी एक कंट्री का डोमेन बताता है। तो डोमेन नेम से ये पता चलता है कि स्पेसिफिक वेबसाइट है वो किस प्रकार की सर्विस हमें दे रहा होता है। तो सर्विस जो हमें पता चलता है वो मेरा डोमेन नेम से बताता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ही होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन ही है जो ORG इसी का एग्जाम्पल है। तो ये मेरा बाकी कनेक्टिविटी सर्वर प्रोटोकॉल ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आंसर आपका .org, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ORG। आई होप आर यू गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो मिलियंस ऑफ पीपल को आपस में जोड़ता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैन कहते हैं, वैन कहते हैं, हाइपरनेट कहते हैं या इंटरनेट। तो वास्ट नेटवर्क, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क वो क्या होगा, वो मेरा इंटरनेट होगा। प्यारे बच्चों ये समझिएगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखिएगा। अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हो तो नेटवर्क बनता है, समझिएगा। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हो तो नेटवर्क बनता है। दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ते हो तो आपका, दो या दो से नेटवर्क को जोड़ते हो तो आपका इंटरनेट बनता है, समझिएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ेंगे तो इंटरनेट बनेगा, दो या से दो अधिक कंप्यूटर को जोड़ेंगे तो नेटवर्क बनेगा, दो या से दो अधिक नेटवर्क को जोड़ेंगे तो मेरा इंटरनेट बनेगा। दैट्स इट, ये हो गया इसके बारे में। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा इंटरनेट के बारे में बात हो गई, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, द फ्रेज, ठीक है, अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं द फ्रेज डिस्क्राइब वायरस, द फ्रेज डिस्क्राइब वायरस, वॉर्म, ट्रोजन अटैक, अपलेट्स एंड स्क्रिप्टिंग, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हम लोग वायरस बोलते हैं, वॉर्म बोलते हैं या ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, क्या होता है, ठीक है, ऐसा कौन सा वैसा वायरस, ठीक है, ठीक है। अभी इसके बारे में जस्ट चर्चा, वही है ना, खूबसूरती यही है हमारे इंफॉर्मेशन की, कि अगर आप एक क्वेश्चन पे मैंने जितनी जानकारी दे दी उससे अगला एक दो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं यहां पे तो क्या है, तो फ्रेज मालवेयर ही हमारा होता है ना, अभी हमने बात करा था मालवेयर ही है डिस्क्राइब वायरस। तो मालवेयर दुनिया का कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया था उसे मालवेयर कहते हैं, आंसर आपको पता है। मालवेयर का ही एग्जांपल आपका वायरस होता है, वॉर्म होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, स्पाईवेयर होता है, रैंसमवेयर होता है, रूट किट होता है, बुटनेट होता है, ये सब आपका क्या है, ये सब आपका मालवेयर का ही एग्जाम्पल है। यानी कि दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिससे हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जाएगा उसे हम लोग मालवेयर कहेंगे। आपका ये सब कुछ है वो आपको उसी की कैटेगरी में ये आ रहा होता है। तो राइट आंसर हो गया इसके बारे में, ठीक है, ठीक है, राइट आंसर हो गया उसी के बारे में। स्पैम क्या होता है, जो अनसॉलिक्टेड ईमेल होता है ना उसको हम लोग स्पैम कहते हैं, जो अनसॉलिक्टेड ईमेल होता है उसको हम लोग स्पैम कहते हैं। यानी कि अनवांटेड ईमेल हमारे मोबाइल में आता रहता है, अनवांटेड ईमेल आपके मोबाइल में आता रहता है उसको आप लोग स्पैम कह देते हैं। जो अनवांटेड ईमेल जो आपके मोबाइल में आता रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ठीक है, चलिए तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेरी, ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्पैम समझ, फिशिंग ऑलरेडी बता चुके हैं, वायरस ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
A device need to communicate with computer using telephone line. A device need to communicate with a computer using telephone line. टेलीफोन लाइन से जोड़ना है किसी भी डिवाइस को, इनमें से किसी यंत्र। हेलो सर, ये क्लास लग रहा था इस टाइम, मतलब डेली सर 4 बजे ये क्लास आपकी होगी, डेली से ये 4 बजे ये क्लास होगी। आपका बैलेट्रॉन का तैयारी कर रहे हो या फिर आप ये बिजली विभाग का आपका बेसिक कंप्यूटर आ रहा है, ये क्लास आप उठा के रख लीजिए, आपका काम आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो मेरा मॉडेम इज द राइट आंसर। मॉडेम इज द राइट आंसर। मॉडेम है का बिल्कुल सही जवाब। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ठीक है, अगर हम यहाँ मॉडेम हो गया, मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, ठीक है। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज द राइट आंसर। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वीडियो आपका मॉनिटर, कंप्यूटर वायरस इज क्या है? ये बहुत अच्छा खूबसूरत सा सवाल है कि कंप्यूटर वायरस किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ये बेसिकली एक मेरा प्रोग्राम होगा, ठीक है। कंप्यूटर वायरस कुछ नहीं होगा, ये कि ना आपका ये याद रखिए, कंप्यूटर वायरस कुछ नहीं होता, जस्ट लाइक ए प्रोग्राम। नहीं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते हैं, वायरस है ना, वायरस, एंटीवायरस को सॉफ्टवेयर बोल दो, लेकिन वायरस आपके एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। वायरस जो है वो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो जिसने भी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बोला, उठाओ क्वेश्चन और आंसर को साइड में फेंक डालो। इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इट इज, वायरस की परिभाषा ही होती है, इट इज सेट ऑफ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सेट ऑफ प्रोग्राम यहां पे प्रॉपर होगा, इट इज राइट आंसर हो गया, ठीक है। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होगा नहीं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है, लिंकर लोडर आता है, ये तो होगा नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा, इसीलिए मैं क्यों सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूं, मैं क्यों अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा इसका एग्जाम्पल हो गया, लिंकर लोडर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग ऐप इस्तेमाल करते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। हार्डवेयर आपको पता है, रैम रोम हो गया, ये सब आपका हार्डवेयर हो गया। ये सारी चीजें जो इसके बारे में इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया, क्या होता है आपका हार्डवेयर, क्या होता है विंडोज टूल, क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, क्या होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डिफाइन द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। बहुत अच्छा सवाल है, क्या होगा? बहुत खूबसूरत सा सवाल है प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल सही जवाब। अगर यहां पे इनमें से कौन सा है, डिफाइन द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। फॉन्ट होगा, फॉन्ट साइज होगा, पॉइंट होगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होगा, क्या होगा राइट आंसर? बहुत पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो आप वर्ड में जाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे अजीब अजीब आंसर कर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, एक फॉन्ट और एक दूसरा फॉन्ट साइज, ठीक है। तो पहले हम क्लियर कर देते हैं सारे पॉइंट को, क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है ना, अपीयरेंस एंड शेप अगर लिखा रहे तो बेसिकली फॉन्ट ही होगा। वैसे फॉन्ट फेस उसको बोला जाता है, पूरा नाम फॉन्ट फेस होता है या टाइप फेस उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे नहीं है पूरा, तो फॉन्ट ही होगा, एक फॉन्ट ही होगा, ठीक है। फॉन्ट में 3 चीज होती है, एक होता है आपका फॉन्ट फेस, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, इसको फॉन्ट फेस या टाइप फेस बोला जाता है। दूसरा आपका होता है, दूसरा मेरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉन्ट साइज, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, ये मैक्सिमम फॉन्ट साइज हो गया। एक होता है आपका फॉन्ट इफेक्ट, आपने नाम सुना होगा सबस्क्रिप्ट के बारे में, सुपरस्क्रिप्ट के बारे में,
जैसे ये हम लोग लिखते हैं ना, ये हमारा सब स्क्रिप्ट हो गया, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट हो गया, तो ये मेरा सब है और ये सुपर है, ये मेरा हो गया इस कैटेगरी के बाद। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये मेरा फॉन्ट फेस और इसके बारे में हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में आ गया। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेल एंट्री समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूं सेल एंट्री कैन बी एडिटेड इन द सेल और इन द सेल एंट्री कैन बी एडिटेड। सेल की एंट्री को एडिट हम लोग कहां से कर सकते हैं? सेल की एंट्री को एडिट हम लोग कहां से कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया सेल एंट्री को एडिट कहां से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, डेटा एंड जो सेल की एंट्री होते हैं वो हम लोग कहां पे शो कर रहे होते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में सबसे छोटा पार्ट होता है उसको सेल कहते हैं। बहुत सारे सेल को जोड़ते हैं तो मेरा शीट बनता है, और बहुत सारे शीट को जोड़ते हैं तो मेरा वर्कबुक बनता है, ये याद रखिएगा। सेल कहने का मतलब हो गया रो एंड कॉलम, ये मेरा सेल हो गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। सेल कहने का मतलब हो गया रो एंड कॉलम इज द राइट आंसर, ये मेरा सेल हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो सेल अगर मैं बात करता हूं, सेल मेरा क्या होता है, सेल अगर मेरा क्या होता है, तो अब क्या है कि हम सेल में कुछ अगर फीड करते हैं तो वो ये ऊपर में शो करता है। यहां 25 लिखे तो यहां दिखेगा, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे फॉर्मूला बार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फॉर्मूला बार कहा जाता है। यानी कि जो कंटेंट ऑफ सेल को शो करता है उसे फॉर्मूला बार कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, फॉर्मूला। और एक जानकारी और याद रखिएगा कि जो एक्टिव सेल होता है उसका कंटेंट दिखता है फॉर्मूला बार में, लेकिन उसका एड्रेस कहां दिखता है, तो वो मेरा दिखता है नेम बॉक्स में। यानी अगर हम A1 नाम का कोई नेम बॉक्स है तो वहां पे इसको दिखेगा। तो ये मेरा हो गया इसके बारे में A1, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। हैकर्स ऑफ्टन गेन एंट्री टू ए नेटवर्क टू बी प्रिटेंडिंग टू बी अ लेजिटिमेट कंप्यूटर, ये ऑलरेडी बता चुके। हाँ बताइए, लेजिटिमेट कंप्यूटिंग पे है तो ये मेरा फॉर्गिंग होगा, स्पूफिंग होगा, या फिर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 2-3 यहां पे हिंट दिया हुआ है, व्हाट विल द राइट आंसर, ठीक है। हैकर्स है गेन एंट्री टू अ नेटवर्क टू बी प्रिटेंडिंग टू बी ए लेजिटिमेट कंप्यूटर, ठीक है। वैसे तो ट्रोजन यहां पे होना चाहिए था, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, ऑफ्टन गेन एंट्री टू अ कंप्यूटर प्रिटेंडिंग टू बी एट लेजिटिमेट। तो ये शब्द कहां होगा अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन क्या होगा, यहां पे मेरा एक आईपी स्पूफिंग होगा, ठीक है। अब क्यों होगा सर आईपी स्पूफिंग, उस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले स्पूफिंग क्या है ये समझिए। स्पूफिंग कहने का मतलब क्या होता है, स्पूफिंग कहने का मतलब ये होता है, स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ अटैक, इसमें अटैक ही होगा। स्पूफिंग में क्या होता है कि सम अननोन पर्सन प्रिटेंड टू बी ए नॉन पर्सन। यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि आपको अच्छा ठीक है, साइड का कट रहा, अगली बार से इधर कर देंगे फॉन्ट, ठीक है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि आपका स्पूफिंग क्या होता है। स्पूफिंग कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर सम अननोन पर्सन प्रिटेंड टू बी ए नॉन पर्सन, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको कॉल आ रहा है, नंबर दिखेगा आपके भाई का नंबर है, लेकिन वो कोई और फोन कर रहा है, तो वो समझिए स्पूफिंग का शिकार है, ठीक है। स्पूफिंग के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे आपको आजकल के एआई का बहुत बड़ा एक मतलब दौर चला है। एआई में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एआई में आजकल ये होने लगा है ना कि सबका फेक वीडियो बनना, किसी भी एक्टर का फेक वीडियो बनना, किसी भी सेलिब्रिटी का फेक वीडियो बनना, ठीक है। तो ये चल रहा है, तो दैट काइंड ऑफ स्पूफिंग। स्पूफ का मतलब होता है किसी का क्लाउन बना देना। तो ये लेजिटिमेट का मतलब वही होता है कि यहाँ पे किसी का क्लाउन बना के लेजिटिमेसी का काम करता है, अवैध का काम करता है, वो इसका पार्ट हो गया। एक जानकारी और यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चूंकि सर तो स्पूफिंग क्यों होगा, आईपी स्पूफिंग क्यों नहीं होगा, आईपी स्पूफिंग ही क्यों होगा, वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क के बारे में। तो जहां पे नेटवर्क की बात आएगी वहां पे जो कॉपी बनेगा यानी क्लाउन बनेगा वो आईपी एड्रेस का क्लाउन बनता है। स्पूफिंग के 2-3 टाइप होते हैं। एक होता है कॉल स्पूफिंग जिसमें फोन आता है, एक होता है ईमेल स्पूफिंग जिस किसी का ईमेल आईडी का क्लाउन बनता है, और एक होता है आईपी स्पूफिंग जिसमें किसी कंप्यूटर के आईपी एड्रेस का क्लाउन बनाया जाता है। तो इसी को कहा जाता है आईपी स्पूफिंग। चूंकि यहां पे नेटवर्किंग का जिक्र किया गया है इसलिए आंसर यहां पे आईपी स्पूफिंग होगा। लॉजिक समझ में आ गया आपको। स्पूफिंग, रैंसमवेयर, फिशिंग, हैकर, क्रैकर, ये सब के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, तब जाके आप किट आउट। बहुत मजेदार सेगमेंट है ये सब कुछ, आगे हम लोग चर्चा कर रहे होंगे जब समय मिलेगा। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत इजी लेवल से, मतलब जीरो लेवल से चीजें स्टार्ट करने वाले। What is the shortcut key for creating a new blank document in Microsoft Word 365? MS Word 365 पे आप काम कर रहे हो तो आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होगा, तो कंट्रोल N है जो न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए होगा, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए होगा, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल N होगा।
कंट्रोल ओ होगा वो मेरा ओपन डॉक्यूमेंट करने के लिए होगा, ओपन करने के लिए होगा। कंट्रोल एस है ये सेव करने के लिए होगा, और कंट्रोल पी है वो आपका प्रिंट करने के लिए होगा। तो जाहिर सी बात है, आपने अगर कल वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि आपका ना शॉर्टकट की से क्वेश्चन टकराने वाला है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन होंगे जो आप एग्जाम में देखने को मिल रहा है वहां पे, ठीक है। और बाकी और भी चीजें यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला समझ में आएगा शॉर्टकट की क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, Which ribbon tab in Microsoft Word 365 contain command related to font formatting? कहने का मतलब क्या, मैं थोड़ा सा 2-3 चीज पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि जब MS ऑफिस आप पढ़ रहे होंगे, जब MS ऑफिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो MS ऑफिस के 3 टूल होते हैं। एक वर्ड होता है, ठीक है, एक एक्सेल होता है, एक वर्ड होता है, एक एक्सेल होता है, और एक आपका पावर पॉइंट होता है। एक वर्ड एक्सेल होता है, एक आपका पावर पॉइंट। ये 3 पॉइंट है जो यहाँ पे आपका बन रहा है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ये 3 चीजें हो गई दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि MS वर्ड, ये 3 से ही क्वेश्चन आपका बनेगा। MS वर्ड से अगर मैं पूछूं कि किस एरिया से क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे ताकि आप एक अच्छे तरीके से तैयारी यहाँ पे कर सके। तो MS वर्ड में आपका क्या होगा, तो आपका टर्म बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपका टर्म बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये याद रखिएगा। आपका शॉर्टकट की बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपका शॉर्टकट की बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपका मेन्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपका मेन्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। किस मेन्यू में क्या है, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस मेन्यू में क्या है। और आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपका MS वर्ड में आएगा, ठीक है। टर्म कहने का मतलब है कि आपसे पूछा जाएगा कि हाइपर लिंक क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि वर्ड रैप क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि आपका ड्रॉप कैप क्या होता है। ये हो गया टर्म बेस्ड क्वेश्चन। शॉर्टकट की, जैसे अभी से पहले वाला क्वेश्चन किए थे वो शॉर्टकट की हो गया। मेन्यू बेस्ड कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा कि प्यारे बच्चों, अगर हम MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे MS वर्ड को ओपन करके आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड के लिए, ठीक है। MS वर्ड आपका ओपन करके दिखाता हूँ, ये आपका MS वर्ड हो गया। जब MS वर्ड आपका ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो आप देखिए MS वर्ड में क्या होता है। आप यहाँ चीजों को समझिए पहले। MS वर्ड ये आपका ओपन हो रहा है, तो प्यारे बच्चों MS वर्ड जब आपका ये ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो अब ये है आपका मेन्यू। देख सकते हैं ऊपर में आपका ये होम टैब होता है, इसको रिबन बटन वैसे कहा जाता है। एक बार सबको समझिए, ऊपर वाले को कहा जाता है टाइटल बार, ये जिसमें डॉक्यूमेंट 1 लिखा है। ये कॉर्नर वाले एरिया जहां पे आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इधर ये कॉर्नर में जो क्लोज मैक्सिमम और क्लोज मिनिमम लिखा है उसको कहा जाता है कंट्रोल बटन। ये जो एरिया जहां पे आप लोग लिखते हैं उसको कहा जाता है वर्क एरिया। ये मेन्यू रिबन कहा जाता है। ये बाकी सब आपका क्या है, मेन्यू रिबन है। तो किस मेन्यू के अंदर क्या है, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेगा। अगर समय है तो एक बार जरूर इसको चेक कीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट क्या है, आप यहाँ पे देखिए, आपका क्लिपबोर्ड है, यहाँ पे आपका फॉन्ट है, यहाँ पे आपका पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है और एडिंस है। कहने का मतलब है कि होम के अंदर क्लिपबोर्ड है, होम के अंदर फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग। उसी प्रकार इंसर्ट के अंदर मेरा पेजेस है, टेबल्स है, इलस्ट्रेशंस है, पिक्चर्स है, इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर है, यहाँ पे लिंक है, हेडर फुटर है, आपका ड्रॉप कैप है और सिंबल है। ये सब किसके अंदर है, ये सब आपका इंसर्ट मेन्यू के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे इस क्वेश्चन में अभी पूछा गया था कि फॉन्ट है वो किस मेन्यू टैब में, तो इस बार हो सकता है पूछा जा सकता है आपका कि आप मेरे को बताओ कि हेडर फुटर है वो किस मेन्यू में अवेलेबल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप मेरे को ये बताओ कि आपका ड्रॉप कैप होता है वो किस मेन्यू के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो किस मेन्यू से जाइएगा। आपसे पूछा जा सकता है अगर आपको मार्जिन ऐड करना है तो वो किस टैब से जाइएगा। तो किस मेन्यू टैब में क्या होता है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका बनता है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एक बार दिमाग में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, लेआउट हो गया, रेफरेंस एंड ऑल दैट। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये लॉजिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चे श्योर करेंगे यस सर वी आर गेटिंग द पॉइंट। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो इंसर्ट डिजाइन, तो ये पूरा मेन्यू एक बार दिमाग में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया एंड ऑल दैट, ये सब क्लियर। तो ये सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन पे हम चर्चा एक बार कर लेंगे कि विच रिबन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 कंटेन कमांड रिलेटेड टू द फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फॉन्ट फॉर्मेटिंग किसके अंदर आता है, तो वो मेरा होम टैब के अंदर आता है, वो मेरा होम टैब के अंदर ये मेरा फॉन्ट फॉर्मेटिंग आता है। किसके अंदर आता है दोस्तों, तो ये मेरा फॉन्ट के, बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि किस किस एरिया से क्वेश्चंस आता है, कहाँ से क्वेश्चंस बनता है, इसके बारे में
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू चेंज द लाइन स्पेसिंग इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर लाइन स्पेस अगर मेरे को चेंज करना है तो वो कहाँ से करेंगे। लाइन स्पेस है वो आप कहाँ चेंज करें अगर मैं बात करता हूँ तो अगर हम बात करते हैं यूजिंग द पेज लेआउट टैब, यूजिंग द होम टैब, यूजिंग द इंसर्ट टैब, यूजिंग द रेफरेंस टैब। तो बेसिकली होम टैब में ये मेरा होता है लाइन स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैं आपको प्रैक्टिकली अभी मैंने दिखाया, हर चीज को प्रैक्टिकली देख रहे होंगे यहाँ पे। तो अभी मैंने अभी आपको MS वर्ड ओपन करके दिखाया था, ठीक है, फिर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका है देखो, और होम के अंदर आपका है ना ये लाइन स्पेसिंग, इसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, ये लाइन स्पेस है ना, लाइन स्पेस 1.0 1.15 यही आपका लाइन स्पेसिंग है। तो ये लाइन स्पेसिंग क्या है उससे भी आपका क्वेश्चन बना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो वो मेरा यूजिंग द होम टैब हो गया, यूजिंग द होम टैब हो गया इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है विच व्यू। अगर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच व्यू इन वर्ड अलाउ यू टू सी हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो वर्ड जब हम प्रिंट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, ये बताने वाला विभाग, ये बताने वाला टूल्स इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। ये बताने वाला डिपार्टमेंट इनमें से कौन सा है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वो मेरा प्रिंट लेआउट होता है, वो मेरा प्रिंट लेआउट होता है। इस पे आप देख पाइएगा वो मेरा प्रिंट लेआउट होता है। तो काइंडली इसको आप देख सकते हैं, वो इसका पार्ट हो गया। हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड, वो मेरा प्रिंट लेआउट में जाके आता है, वो मेरा प्रिंट लेआउट में जाके मेरा आता है। ठीक है, ये हो गया राइट आंसर पे। ठीक है, ठीक है, वो ये मेरा हो गया राइट आंसर पे, ये आपका हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया राइट आंसर पे। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये टाइप ऑफ व्यूज की कैटेगरी में आता है। अब अगला क्वेश्चन आपके, एक बार बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक भी जरूर करेंगे। तो अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो देख पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा संरेखन का प्रकार नहीं है जिसे आप वर्ड में टेक्स्ट पर लागू कर सकते हैं। इनमें से संरेखन कहने का मतलब है अलाइनमेंट। तो इनमें से कितने प्रकार का कौन सा अलाइनमेंट का टाइप नहीं। तो MS वर्ड पे जब हम काम करते हैं तो 4 अलाइनमेंट होता है। एक मेरा होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक मेरा होता है राइट अलाइनमेंट, एक मेरा होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, और एक होता है मेरा लेफ्ट राइट सेंटर, और एक होता है मेरा जस्टिफाई अलाइनमेंट, एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं तो कंट्रोल L हो गया, ये कंट्रोल प्लस L हो गया। राइट साइड से लिख रहे हैं तो कंट्रोल प्लस R हो गया। ठीक है, सेंटर का होता है कंट्रोल प्लस E होता है हमारा, और जस्टिफाई का होता है कंट्रोल प्लस J मेरा, ये इसका पार्ट होता है, ये इसका पार्ट है। तो लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई है, ये सारा इसका पार्ट हो गया। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये हो गया राइट हो गया सेंटर। टॉप यहाँ पे नहीं होता है, जस्टिफाई होता है। टॉप यहाँ पे किसी अलाइनमेंट का टाइप मेरा यहाँ पे नहीं होता। टॉप इज अ नॉट अ टाइप ऑफ अलाइनमेंट, टॉप इसका अलाइनमेंट का टाइप नहीं है, इस पे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक किसी तरह का दिक्कत नहीं। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो अगर हम यहाँ पे चर्चा कर पा रहे हैं कि अगला पॉइंट कौन है तो उस पे आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सारे बच्चे यहाँ पे, प्लीज काइंडली आप आंसर को आंसर कर रहे होंगे यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया अलाइनमेंट मतलब लिखने का तरीका। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट दोनों का इस्तेमाल करेगा। तो जस्टिफाई है जो लेफ्ट प्लस राइट दोनों का उपयोग करता है, जस्टिफिकेशन है जो लेफ्ट और राइट दोनों का उपयोग कर रहा होता है, वो मेरा जस्टिफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच व्हाट इज द कीवर्ड शॉर्टकट की फॉर कॉपिंग सेलेक्टेड टेस्ट MS वर्ड। MS वर्ड में कॉपी करने से, किसी सेलेक्टेड टेस्ट को कॉपी करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, तो कॉपी करने के लिए होता है मेरा C, ये मेरा कॉपी करने के लिए होता है। कंट्रोल X है, ये मेरा कट करने के लिए होता है। कंट्रोल V है, ये मेरा पेस्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल Z है, ये मेरा अंडू करने के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा अंडू। तो कंट्रोल C है वो मेरा कॉपी करने के लिए हो गया, और कंट्रोल X है वो मेरा कट करने के लिए हो गया। ठीक है, तो कट, कॉपी, पेस्ट और अंडू है, ये सारा पॉइंट दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों,
विच फीचर एमएस वर्ड अलाउ टू इंसर्ट प्री डिजाइन डेकोरेटिव एलिमेंट सच एज अ लाइन एंड शेप इनटू योर डॉक्यूमेंट। प्री डिजाइन डेकोरेटिव एलिमेंट को क्या कहते हैं, यानी बना बनाया डिजाइन है, लेआउट आपको एमएस वर्ड में दिखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, जो बना बनाया प्री डिजाइन डेकोरेटिव एलिमेंट सच ए लाइन शेप है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट आर्ट कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्मार्ट आर्ट कहते हैं। बहुत सारे बच्चों का स्मार्ट आर्ट में कंफ्यूजन होगा, सर स्मार्ट आर्ट होता है क्या, अभी भी मेरे को कंफ्यूजन है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि स्मार्ट आर्ट होता है कि आप एमएस वर्ड पे चले जाइए, एमएस वर्ड पे चले जाइए और आप यहाँ पे देखिए इंसर्ट में, ये आपका स्मार्ट आर्ट है, दैट इज, यानी कि बना बनाया शेप यहाँ पे अवेलेबल है, आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक शब्द का इस्तेमाल किया है, प्री डिजाइन शेप्स, लाइन, सर्कल, ऐसा कुछ का इस्तेमाल किया गया है। तो राइट आंसर आपका यही हो गया। मैं आपको यहाँ पे बता पा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्री डिजाइन में कौन है, तो यही सब आपका है जो प्री डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर आपका यही हो गया। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये मेरा इंसर्ट है, ये मेरा इसी के बारे में बोला गया था, स्मार्ट आर्ट के बारे में, ठीक है, इसी के बारे में एग्जाम में बोला गया। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया। मैं बार बार आपको एक चीज दोहरा रहा हूं, अगर आपको इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों पे बहुत मतलब जम के काम करो, ठीक है। उसके बाद अगर हार्डवेयर वगैरह पे थोड़ा सा मतलब, अगर मैं बोलता हूं ना कि क्वेश्चन का रेशियो जो है आपका, वो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी आप नहीं करेंगे, इसको भी कवर करेंगे। आप इस सेक्शन में टारगेट करो कि सर मैं 90% नंबर लाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और लाया जा सकता है, कोई ऐसा अतिशयोक्ति नहीं है इसमें, लगातार अगर आप मेहनत करेंगे तो ला सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, मेरा यहाँ पे समझ में आ गया, स्मार्ट आर्ट हो गया, वर्ड आर्ट हो गया। उसके बाद आता है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एमएस वर्ड। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है एमएस वर्ड का, ठीक है। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट, अच्छा, ऑफिस 365 लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, अगर एमएस ऑफिस अगर हम बात करते हैं, ऑफिस अगर आपका वर्जन 2007 से अभी तक वाला, यानी लेटेस्ट जो भी चल रहा है, 2007 से लेटेस्ट जो भी चल रहा है, वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग वहां पे DOCX का इस्तेमाल करेंगे, DOCX का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उससे पहले 2007 से पहले यानी कि 2003 का अगर वर्जन होगा तो वो मेरा क्या होगा, .doc होगा। तो बस यही याद रखिएगा कि 2007 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे कर रहे होंगे सब, हम लोग करेंगे, परेशान ना हो। तो वर्ड, एक्सेल आपका हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, सॉरी आपका अगर मैं बात करता हूँ लेटेस्ट पॉइंट पे, तो ये मेरा इसका पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 2007 के बाद जितना भी वर्जन है उसमें आपको DOCX दिखेगा, इससे पहले जितना उसका DOC ही सिर्फ आपको दिखेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल का भी वही खेल है, एक्सेल में भी याद रखिएगा .xls होता है और .xlsx होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पावर पॉइंट पे बात करता हूं, अगर मैं पावर पॉइंट पे बात करता हूं तो वो मेरा क्या होता है, पावर पॉइंट मेरा .ppt होता है या .pptx होता है या .pptx होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ .ppt होता है या pptx होता है। उसके बाद एक्सेल हो गया, पावर, उसका ये txt किसका होता है, तो नोटपैड का ये txt होता है। नोटपैड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना टेक्स्ट एडिटर, उसका ये txt होता है। ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ कैन यू अनडू योर लास्ट एक्शन इन वर्ड हिस्ट्री। आप किसी लास्ट एक्शन को अनडू कैसे कर सकते हैं, आप किसी लास्ट एक्शन को अनडू कैसे कर सकते हैं, इस पे अगर पूछा गया है, आप अपने लास्ट एक्शन को अनडू कैसे कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। हाउ कैन यू अनडू योर लास्ट एक्शन इन एमएस वर्ड 365। तो हम लोग अनडू करते हैं, Ctrl+Z से हम लोग अनडू करते हैं, Ctrl+Z से अनडू कहते हैं, Ctrl+Y से रीडू करते हैं, Ctrl+Y से हम लोग रीडू करते हैं, Ctrl+A से हम लोग सेलेक्ट ऑल करते हैं, Ctrl+L से सेलेक्ट ऑल करते हैं, Ctrl+X से हम लोग कट करते हैं। तो ये पूरा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अनडू हो गया, रीडू, तो इसका आंसर तो Ctrl+Z, यही अगर रीडू लिखा रहता तो हम लोग का आंसर होता है Ctrl+Y। तो जैसा सवाल वैसा जवाब आप यहाँ पे देने की कोशिश कीजिएगा। जैसा सवाल नहीं, इसको अनडू पूछा गया ना भाई, लास्ट एक्शन, अनडू योर लास्ट एक्शन, यानी कि आपको जो लास्ट आपने एक्शन का इस्तेमाल किया उसी को फिर से अगर इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो क्या होगा, तो ये आपको अनडू यहाँ पे करना होगा। ये इसके बारे में हो गया, ठीक है। चलिए ये इसके बारे में हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, विच फीचर वर्ड अलाउ यू टू सर्च एंड फॉर एंड फाइंड ए स्पेसिफिक टेक्स्ट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। आपको किसी भी टेक्स्ट, स्पेसिफिक टेक्स्ट को थ्रू आउट द फाइंड आउट करने के लिए इनमें से
किसका इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया आई होप बात। विच फीचर इन वर्ड अलाउ टू सर्च फॉर एंड रिप्लेसमेंट स्पेसिफिक टेक्स्ट थ्रू द डॉक्यूमेंट। तो सर्च करने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस होगा, ये सर्च करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस इज द राइट आंसर, फाइंड एंड रिप्लेस होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, फाइंड एंड रिप्लेस इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा आपका फाइंड का तो कंट्रोल एफ होता है, रिप्लेस का कंट्रोल एच होता है। कंट्रोल प्लस एच है, ये मेरा रिप्लेस का होता है, कंट्रोल प्लस एच है, ये मेरा रिप्लेसमेंट का हो रहा होता है। तो ये याद रखिएगा, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन वर्ड व्हाट इज द टर्म फॉर द टेक्स्ट दैट इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ द। इनमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो ऑटोमेटिकली किसी भी वर्ड में आपको ऊपर में दिखता है? ए होगा सर, ए होगा सर, है नहीं? फाइनल बिल्कुल सही है आंसर, आपका सही है आंसर, आपने बिल्कुल सही बोला, आंसर में कोई गलत नहीं है। हाँ, दो तीन चीज और जानना है तो जान लो। जैसे स्पेल चेक का आपका शॉर्टकट की पूछ सकता है, तो आपका क्या होता है, हम लोग F7 होता है स्पेल एंड ग्रामर चेक करनी, ऑटो करेक्ट नहीं है, वर्ड काउंट है, नंबर ऑफ वर्ड कितने MS वर्ड में होता है, मतलब स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है, वो मेरा वर्ड काउंट बता रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन वर्ड व्हाट इज द टर्म फॉर टेक्स्ट दैट इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ द ईच पेज। उसे हम लोग हेडर कहते हैं। हेडर क्या होता है, फूटर क्या होता है, इस पे आप समझिएगा। कोई भी अगर प्रिंटेड, बिल्कुल बेटा, बेल्ट्रॉन के लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि ये आपका MS वर्ड है, MS वर्ड टॉप वाला एरिया उसको हम लोग कहते हैं, ये जो टॉप वाला एरिया इसको कहते हैं हेडर, ये मेरा हेडर होता है, और नीचे वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं फूटर। ठीक है, ये मेरा नीचे क्या होता है, ये मेरा। तो अ कॉमन कंटेंट एट एवरी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एट टॉप एंड बॉटम इज नॉन एज ए। बेल्ट्रॉन में 60 क्वेश्चन है, 60 आउट ऑफ 60 वाला खेल है, 60 आउट ऑफ 60 वाला खेल यहाँ पर है। बेल्ट्रॉन में आपका 60 आउट ऑफ 60 वाला खेल है, ये आपको याद रखिएगा। बेल्ट्रॉन में आपका क्या है, 60 आउट ऑफ 60 वाला खेल है। तो ये हेडर हो गया, ये फूटर हो गया, वाटर मार्क हो गया, ये वाला। तो हेडर सबसे ऊपर का कंटेंट, इसको हेडर कहते हैं। फूटर क्या होता है, आपका जो नीचे वाला कंटेंट उसको फूटर कहते हैं। नहीं, अदर सब्जेक्ट नहीं है। वाटर मार्क क्या होता है कि आ घोस्ट कैरेक्टर आप बिहाइंड द डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी वर्ड पे आप काम करते हैं तो एक धुंधला धुंधला टाइप का कैरेक्टर दिखता है पीछे, उसे हम लोग कहते हैं वाटर मार्क। वाटर मार्क जैसे कि मेरा अंडर 24 का लोगो पीछे रखना, ये मेरा एक वाटर मार्क का एग्जाम्पल हो गया। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो लॉजिक क्लियर है। तो हेडर क्या होता है, देखो दो तीन लाइन है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, दो तीन लाइन है। जैसे हेडर क्या था, अ कॉमन कंटेंट एट एवरी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एट टॉप इज नॉन एज ए हेडर, अ कॉमन कंटेंट एट एवरी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एट बॉटम एरिया इज नॉन एज ए फूटर। कहने का मतलब डॉक्टर का प्रिपकेशन देखे हो ना, डॉक्टर का प्रिपकेशन में ऊपर में लिखा रहता है कि नहीं, आपको लिखा रहता है कि एक्स क्लिनिक, एक्स क्लिनिक का नाम है, ऊपर लिखा रहता है, वो मेरा हो गया। ठीक है, नीचे होता है फूटर, मिलने का समय 10 बजे से संध्या 5 बजे तक, ये आपका फूटर हो गया। वाटर मार्क क्या होता है कि लोगो जो आपको बिहाइंड द PPT कभी मेरा दिखता है, वो आपका लोगो हो गया, वो आपका
वाटरमार्क। कैप्शन क्या होता है? कैप्शन कहने का मतलब है कि अगर कुछ यहाँ इमेज है और अबाउट द इमेज आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, दैट इज द कैप्शन। इमेज है या कोई कंटेंट है उसके बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन दे रहे, दैट इज कॉल्ड द कैप्शन। ठीक है, नहीं बोलते हैं व्हाट्सएप में कैप्शन लिखो, इसका एक कैप्शन दो, कोई भी फोटो अपलोड करते हो तो दैट इज द कैप्शन, यानी कि एक स्लाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अबव कंटेंट। ठीक है, स्लाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अबव कंटेंट, वो मेरा कैप्शन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच रिबन टैब इन वर्ड कंटेंट टूल्स फॉर एडिंग टेबल्स और योर डॉक्यूमेंट? इनमें से कौन सा रिबन टैब है जो आपके वर्ड में क्या करेगा? तो विच रिबन टैब इन वर्ड कंटेंट टूल्स फॉर एडिंग टेबल? टेबल ऐड कर, विच रिबन टैब इन वर्ड कंटेंट टूल्स फॉर एडिंग टेबल्स इन योर डॉक्यूमेंट? तो टेबल ऐड करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टेबल इंसर्ट जो होगा वो मेरा इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू मेरा टेबल होता है, इंसर्ट में जाके हम लोग टेबल होता है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे शेयर सेशन को कर दो। आपको ये पता है ना कि शाम 8 बजे मैं आपको पीजीटी टीजीटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, यानी कि वहाँ पे मैं पीजीटी के लिए आपको इसी चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, एस्टेट के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पता है। उसी प्रकार आप 4 बजे आपको बिजली विभाग वाला के लिए पढ़ाऊंगा, बैलेट्रॉन के लिए पढ़ाऊंगा। तो ये वाला आप दोनों क्लास को थोड़ा स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। मैं ये कमिटमेंट देता हूँ कि आपको क्वेश्चन इधर से उधर भटकने नहीं दूंगा। ठीक है, टू द पॉइंट सटीक काम करूंगा। जैसा आपको पता है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको इस चैनल या पहले भी आप, मैं इससे पहले बैंक पे क्लासेस अभी चलता है या एसएससी तमाम एग्जामिनेशन में, तो मेरा काम होता है एग्जाम ओरिएंटेड काम करना। मैं जो जैसा एग्जाम होता है उस तरह काम करना पसंद करता हूं और ये झलक आपको मेरे इस क्लास में भी दिखेगी। तो मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, बस यही कहूंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़े, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे इंसर्शन हो गया। इंसर्शन कहने का मतलब है कि कोई इंसर्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कोई भी टेबल को इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट टैब में होगा। ठीक है, पेज लेआउट में क्या आता है? हमें मार्जिन सेट करना है, हमें मार्जिन सेट करना है, पेज लेआउट में आएगा। ठीक है, रेफरेंसेस के अंदर क्या होता है? तो हमारा जो प्रूफिंग यानी कि वर्ड स्पेलिंग वगैरह चेक करना होता है, वो मेरा रेफरेंसेस का पार्ट होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन टेबल कहाँ पे? वो इंसर्ट। प्यारे बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक बार ऐसा करो, आप एक बार ऐसा करो। ठीक है, आप एक बार ऐसा करो कि सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दो, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ दो। ठीक है, और प्लीज और मेन्यू बेस्ड काम जरूर करना। मेन्यू, सारे मेन्यू को दिमाग में याद रखना, सारे मेन्यू आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, सारे मेन्यू आपके दिमाग में होना चाहिए, दैट इज द वे। ठीक है, चलिए अब हम पार्ट पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वर्ड स्टाइल ऑफ फीचर? वर्ड स्टाइल का पर्पस क्या होता है? वर्ड स्टाइलिंग हम लोग डालते हैं ना, किसी वर्ड का स्टाइलिंग हम लोग डालते हैं, उसका मुख्य पर्पस क्या होता है? टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, टू अप्लाई प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग टू द टेक्स्ट, या फिर हमारा टू एड इमेज आर टू अ डॉक्यूमेंट, टू इंसर्ट हाइपरलिंक। तो वर्ड स्टाइल कहने का मतलब है टू अप्लाई प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वर्ड स्टाइल। प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट है, उसे हम लोग कहते हैं प्री स्टाइल। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया इसके बारे में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू क्रिएट अ बुलेट और नंबर इन वर्ड? एमएस वर्ड में बुलेट समझते हो क्या होता है? ये जो हम लोग देते हैं ऐसे, ये जो नंबरिंग की है ना, यही आपका बुलेट है। तो इस बुलेट को हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं, ये आपसे पूछा गया। इस बुलेट को कैसे इंसर्ट करते हैं, ये आपसे पूछा गया। व्हाट इज योर राइट आंसर टू इंसर्ट अ बुलेट? बुलेट को इंसर्ट करने का राइट ऑर्डर क्या होगा, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बुलेट को इंसर्ट करने का राइट ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, अब आते हैं। बिल्कुल, तो समझ में आ गया कि क्या होगा यहाँ पे। तो बाय यूजिंग द बुलेट एंड नंबरिंग, तो बटन ऑन द होम टैब, तो होम टैब में होता है या टैब में होता है या पेज लेआउट में? तो यहां से डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए का बिल्कुल राइट आंसर विद्यार्थियों ने सही बोला कि हमारा बुलेट और नंबरिंग बटन होता है होम टैब में। इसको भी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा सकता हूं। यहाँ पे आप एमएस वर्ड को ओपन कीजिए, होम में चले जाइए, होम में देखो ये है ना बुलेट, ये बुलेट है, आपने देखा होगा। ये सारा हमारा बुलेट है। नंबरिंग कर सकते हो, इंडिया अल्फाबेटिकल बुलेट, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, दैट इज द यूज ऑफ बुलेट। यही मेरा बुलेट होता है। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में, अब देखो ना यहाँ पे दिमाग ना, ये सब पैराग्राफ का पार्ट होता है।
पैराग्राफ में आपको क्या है, इंडेंट है, स्पेसिंग है, लाइन एंड पेज ब्रेक है, ये सारी चीजें जो आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग द बुलेट नंबर एंड बटन, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, विच व्यू इन ए वर्ड अलाउ यू टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ योर डॉक्यूमेंट एज आउटलाइन। Which view in a word allow you to see the structure of your word document as outline। स्ट्रक्चर अगर आपको सिर्फ देखना है, क्वेश्चन में ही आंसर है। ये क्या है इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि जब एमएस वर्ड पे, अभी मैं आपको फिर से प्रैक्टिकली ही दिखाना पड़ेगा। ये आपका एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड में व्यू में चले जाइए। व्यू में देखिए कितने प्रकार के व्यू होते हैं। रीड मोड होता है, प्रिंट लेआउट होता है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइन होता है, ड्राफ्ट होता है। आउटलाइन कहने का मतलब यही है, इंडेक्स के फॉर्म में दिखना, इसी को आउटलाइन कहते हैं। ठीक है, यानी कि कितना पेज है ये मुझे पता चल जाएगा उसमें। तो व्यू में और क्या क्या है, जैसे डिफॉल्ट आपका प्रिंट लेआउट होता है। डिफॉल्ट आपका प्रिंट लेआउट होता है, कैसा दिखेगा प्रिंट करने में, ये मुझे प्रिंट लेआउट बताता है। कहीं एग्जाम में पूछा भी आता है व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू है एमएस वर्ड, तो प्रिंट लेआउट आंख बंद करके टिक कर लेना। उसके बाद ये होता है रीड मोड। रीड मोड जस्ट लाइक ए फुल स्क्रीन। रीड मोड क्या हो गया, जस्ट लाइक ए फुल स्क्रीन। रीड मोड कहने का मतलब हो गया हमारा फुल स्क्रीन रीड मोड हो गया। ठीक है, उसके बाद वेब लेआउट, वेब के फॉर्म में दिखता है, वो मेरा वेब लेआउट होता है। उसके बाद मेरा क्या होता है, उसके बाद मेरा होता है आउटलाइन और ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी एडिटेबल मोड, आउटलाइन यानी कि इंडेक्स मोड। ये हमारा ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग में ये याद रख लीजिएगा, सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये आउटलाइन है। क्वेश्चन यही पूछा गया आउटलाइन में क्या इस्तेमाल होगा, तो ये मेरा आउटलाइन भी हो गया। एक पॉइंट और यहाँ पे, चूंकि हम व्यू पे काम कर रहे थे, व्यू में से ना जूमिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि जूमिंग के बारे में। ठीक है, जूमिंग से आपका क्वेश्चन बनेगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, व्यू में आपका जूमिंग से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो जूमिंग कहने का मतलब बस इतना याद रखिएगा, मिनिमम हमारा 10% जूमिंग होता है और मैक्सिमम मेरा होता है 500% जूमिंग। किसमें, तो एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में इतना, ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वैलिड जूम नहीं है एमएस वर्ड का। तो अगर 10 से कम दिया है और 500 से ज्यादा दिया है ऑप्शन में, तो वो इनवैलिड होगा। उसी प्रकार अगर हम एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेल और पावर पॉइंट का हो गया। ये एक्सेल और पावर पॉइंट का ये मेरा हो रहा होता है। ठीक है, एक्सेल और ये पावर पॉइंट का ये मेरा हो रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। डिफॉल्ट जूमिंग 100% होता है, लेकिन मैक्सिमम 500% तक हम लोग कर सकते हैं। वही एक्सेल में मैक्सिमम हम लोग कहां तक कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं 400% तक। तो ये हो गया। रात में क्लास क्यों नहीं होगा, रात में क्लास हो ही रहा है। जब मैंने रात में एक बार आप लोगों को बताया था ना कि बेलेट्रॉन का भी वैकेंसी आ गई, तो 2-2 क्लास में दे रहा हूं। ये बेसिक वाली क्लास है आशुतोष, आपको तो पता है रात में हम लोग एडवांस कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, यहां बेसिक कंप्यूटर पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए उसी प्रकार विच ऑफ द शॉर्टकट कीवर्ड सेविंग, सेविंग के लिए कंट्रोल एस होता है और सेव एज के लिए F12 होता है। सेव एज के लिए F12 होता है। सेव और सेव एज में फर्क क्या है कि एक, अगर मान लीजिए विवेक नाम का फाइल है, उसको सेव करना चाहते हैं, तो वो मेरा सेव हो गया। विवेक का नाम बदल करके हम एक्स नाम के फाइल सेव करना चाहते हैं, उसको वाई के नाम से करना चाहते हैं, वो मेरा हो गया सेव एज। तो F12 है जो सेव एज का काम कर रहा होता है। ठीक है, ये इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन एमएस वर्ड क्या करता है, अलाउ योर सर्च फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट एंड रिप्लेस विद अनदर। बिल्कुल, तो किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को ढूंढना और उसको रिप्लेस करने का काम है, वो मेरा कौन करता है, तो वो मेरा यही कर रहा होता है। तो ये हमारा हो गया क्या, तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज, इसका शॉर्टकट की Ctrl+H होता है, ये भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए